नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। वैसे तो लोकसभा चुनाव का परिणाम पूरे तरीके से भविष्य की गोद में है, लेकिन कुछ पुराने आंकड़ों और वर्तमान परिस्थिति को एक साथ मिलाकर देखने से हम आने वाले परिणाम का एक अनुमान अवश्य ही लगा सकते हैं। इसी क्रम में आज हम सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के 20 साल पुराने राजनीतिक आंकड़े को और वर्तमान परिस्थिति को एक साथ मिलाकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सलेमपुर से विजेता कौन हो सकता है। इस वीडियो में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अभी सलेमपुर का माहौल किसके पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने इन सारी बातों को। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 2004 में होने वाले चुनाव की, जिसमें समाजवादी पार्टी से हरकेवल प्रसाद जी विजेता हुए थे और इनको कुल 1,95,570 मत मिले थे, जो कुल 29.2% मत माना गया था। वहीं दूसरे स्थान पे थे भोला पांडे जी, जिन्होंने कांग्रेस की सीट से यहाँ से चुनाव लड़ा था और इनको कुल मत मिला था 1,79,317, जो कुल मतों का 26.8% था। वहीं तीसरे स्थान पे थे रमाशंकर राजभर जी, जो बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए थे और इन्होंने कुल 1,32,013 वोट पाया था और इनका कुल मत प्रतिशत था 19.17। वहीं राजधारी दी जदयू के प्रत्याशी थे, जिनको लगभग 1,04,917 वोट मिले थे और इनका कुल मत प्रतिशत था 15.7। उस समय भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू हुआ करती थी, क्योंकि भाजपा का माहौल उतना व्यापक स्तर पे नहीं था जो हम आज के डेट में देखते हैं। वहीं गुलाब चंद गुप्ता जी सुभाषपा यानी कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से 23,000 के आसपास वोट पाए थे और इनका जो मत प्रतिशत रहा था वो था 3.5%। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्याशी थे जिनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। वही बात कर लें 2009 के लोकसभा चुनाव की, तो इसमें रमाशंकर राजभर जी बीएसपी से प्रत्याशी बनाए गए थे और 1,75,088 वोट पाकर वो विजेता हुए थे और इनका इस वर्ष कुल मत प्रतिशत था 27.54। वही बात करें भोला पांडे जी, कांग्रेस से इस वर्ष भी दूसरे स्थान पे रहे और इनका कुल मत था 1,56,783, जो कुल मतों का 24.66% था। हरकेवल प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से इस चुनाव में तीसरे स्थान पे रहे और इनका जो कुल मत था वो था 1,35,414 और कुल मत प्रतिशत इनका 21.30 था। रविशंकर सिंह जदयू से प्रत्याशी थे और इनको कुल 90,000 के आसपास वोट मिला था और इनका जो मत प्रतिशत था वो था 14.10। वहीं फतेह बहादुर सुभाषपा यानी कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी थे और इनको 16,240 के आसपास मत मिले थे, जो था 2.55%। इस वर्ष भी जदयू, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी, वो 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में सलेमपुर से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर साल बदला और आया 2014, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार डायरेक्ट सलेमपुर के लोकसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप किया और प्रत्याशी बनाया रविंद्र कुशवाहा जी को, जो पहले ही वर्ष में विजेता हुए। रविंद्र कुशवाहा जी 2014 के भारतीय जनता पार्टी के विजेता थे और इनको 3,92,213 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल मतों का 45.89% होता है। वहीं दूसरे स्थान पे थे रविशंकर सिंह और इस बार ये थे बीएसपी से और इनको 1,59,871 मत मिले, जो कि कुल मतों का 18.70% मत होता है। तीसरे स्थान पर रहे रविशंकर सहाय जी, जो कि समाजवादी पार्टी से थे और इनको मिला 1,59,688 वोट, जो होता है कुल मतों का 18.68%। चौथे स्थान पर रहे ओम प्रकाश राजभर जी, जो 66,084 वोट पाए और इनका कुल मत प्रतिशत बनता है 7.73। और वहीं भोला पांडे जी, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और इनको 41,890 वोट मिले, जो कुल मतों का होता है
0.90%। तो जैसा कि हमने पिछले 3 सालों में देखा, कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगातार गिरता हुआ हमें दिख रहा है। अब बात आती है 2019 की, जिसमें चौंकाने वाले रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। 2019 के चुनाव में बीएसपी और सपा का गठबंधन था और उन दोनों ने मिलकर एक प्रत्याशी उतारा था, जैसा कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी उतारा गया है। लेकिन इस वर्ष भी चुनाव का जो रिजल्ट रहा वो भाजपा के पक्ष में रहा और रविंद्र कुशवाहा जी भाजपा से दूसरी बार यहाँ पे सांसद चुने गए और इस वर्ष जो इनको मत मिला वो था 4,67,990, जो कि कुल मतों का 50.72% था। वही दूसरे स्थान पर हैं आर.एस. कुशवाहा जी, जो बीएसपी और सपा के उम्मीदवार थे। इनको मत मिला 3,55,325, जो कुल मतों का होता है 38.52%। वहीं तीसरे स्थान पर रहे राजा राम जी, जिनका पार्टी था सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, और इनको लगभग 33,568 वोट मिले, जो कुल मतों का 3.64% मत होता है। और यहाँ भी राजेश मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और इनको कुल वोट मिला 27,363, जो कुल मतों का होता है 2.97%। एक एक करके मैंने आपको पिछले 4 चुनाव के सभी परिणाम बता दिए हैं। अब बारी है सभी परिणामों को एक साथ कंबाइन करके देखने का और उसे समझने का। तो चलिए वो भी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इन चारों चुनाव का मैं औसत निकालूं तो हमें इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि इस वर्ष चुनाव के परिणाम का झुकाव किस तरफ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसको 2004 में 15.7% वोट मिला था, 2009 में 14.10%, 2014 में 45.89% और 2019 में 50.72%। मैंने आपको पहले भी बताया था 2004 और 2009 में भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट चुनाव में इन्वॉल्व न होकर जदयू, जो उसकी सहयोगी पार्टी थी, उसके प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़े थे। तो इसमें भाजपा का कुल जो औसत हो जाता है वो होता है 31.60%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल मतों का कम से कम 31.60% मत पाना अनिवार्य है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 31% से ज्यादा मत इस बार मिल सकते हैं, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे 31.60% से कम वोट नहीं मिलेगा। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो 2004 में 29.2% मत मिला, 2009 में 21.30% मत मिला, 2014 में 18.68 और 2019 में 19.26% वोट इनको मिला। मैंने आपको बताया था कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, जिनमें उनको मत मिला था 38.60 के आसपास, जिसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं होगा, फिर भी एक अनुमानित आंकड़े के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी का कुल औसत निकल के आता है 22.11, यानी कि समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में लगभग 22.11% मत समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोट मिल सकता है। वही बात करें बीएसपी की तो 19.17 2004 में, 27.54 2009 में, 18.70 2014 में और 19.26 2019 में। अगर हम इन सब का औसत निकालें तो बीएसपी का औसत बनता है 21.16%, यानी कि बीएसपी को भी 21.16% से कम वोट इस वर्ष चुनाव में नहीं मिलने चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिसका 2004 में 26.80 मत प्रतिशत था, 2009 में 24.66, 2014 में अचानक से इसमें गिरावट देखने को मिलता है और वो मत हो जाता है 4.90। फिर अगले वर्ष मत प्रतिशत और कम होता है और वो देखने को मिलता है 2.97। इस पे ध्यान देने वाली बात है कि 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का मत बढ़ता है,
वैसे ही कांग्रेस का मत प्रतिशत कम हो जाता है। ठीक वैसे ही 2019 में और मत बढ़ जाता है भारतीय जनता पार्टी का और मत प्रतिशत और कम हो जाता है कांग्रेस का। फिर भी अगर कांग्रेस का चारों वर्ष का हम औसत निकालें तो कुल 14.83% मत कांग्रेस पाने में कामयाब हो सकती है 2024 के चुनाव में। वहीं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करें तो 2004 में 3.50, 2009 में 2.55, 2014 में 7.73 और 2019 में 3.64% मत इसको मिला था, जिसका कुल औसत हो जाता है 4.35%। इस पूरे आंकड़े को समझने के बाद हम चलते हैं अब इसके प्रभाव को परिणाम पे देखने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भाजपा का औसत था 31.60, सपा का 22.11, बीएसपी का 21.16, कांग्रेस का 14.83 और सुभाषपा का 4.35। अगर इस व्यापक औसत के आधार पर देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ इस बार चुनाव में है और इनका मत प्रतिशत हो सकता है 36.94। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक साथ जोड़ के देखें तो इनका मत प्रतिशत हो सकता है 35.95। वहीं बीएसपी का मत प्रतिशत हो सकता है 21.16। अगर इस लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी का सीट अभी वर्तमान समय में भारी दिख रहा है। हालांकि ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, अभी हम दूसरे पहलू को भी इसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का विजेता होना इस परिणाम के आधार पर हम जरूर महसूस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जरा सिक्के के दूसरे पहलू को, यानी कि इस पूरे आंकड़े के अलावा जो जातीय समीकरण सलेमपुर की सीट पे बैठता है, जिसका प्रभाव हर वर्ष यानी कि हर चुनावी वर्ष में हमें देखने को मिलता है और इसी जातीय आंकड़े के आधार पर ही सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी तय करती हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, सलेमपुर में मौर्य और कुशवाहा लगभग 18% है, ब्राह्मण लगभग 15%, अनुसूचित जाति लगभग 15%, राजभर 14% और अल्पसंख्यक 13%। वहीं यादव समाज से 9%, क्षत्रिय 4%, वैश्य 4%, कायस्थ 2%, सैंथवार 2%, निषाद, चौहान, कुम्हार व अन्य का 4% मत सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में माना जाता है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो मौर्य, कुशवाहा, वैश्य, कायस्थ और सैंथवार भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, जिनका कुल प्रतिशत बनता है 26। वहीं समाजवादी पार्टी से यादव और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, जिनका कुल प्रतिशत बनता है 22। वहीं बहुजन समाज पार्टी से अनुसूचित जाति, निषाद, चौहान, कुम्हार व अन्य जो भी बिरादरियां हैं, उनका कुल मत प्रतिशत बनता है 19, जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। तो इस लिहाज से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा है, फिर समाजवादी पार्टी का और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजभर के मत, जो कुल मिला के होते हैं 33। तीनों ही पार्टियां अपना अपना राजभर का वोट बिखेरने के लिए, बांटने के लिए ऐसे प्रत्याशियों को सामने लेके आई हैं जिससे राजभर के वोटों का बंटवारा जो है बराबर बराबर हो सके। जैसे आपको पता है कि राजभर का 14% वोट पूरे लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वयं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी है। भीम राजभर बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जो जाति से स्वयं राजभर हैं। समाजवादी पार्टी से रमाशंकर राजभर जी भी स्वयं राजभर समाज से आते हैं, जो इस वोट को प्रभावित करेंगे। वहीं बात करें ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की तो ब्राह्मण का कुल मत प्रतिशत है 15 और क्षत्रिय का मत प्रतिशत है 4। उत्तर प्रदेश स्तर पे बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय भाजपा से काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, तो इसका प्रभाव हमें सलेमपुर के लोकसभा सीट पे भी देखने को मिलेगा। अब ये वही दो समाज हैं जो इस पूरे परिणाम को बदलने का अपने पास मत रखते हैं। इन दोनों समाज के लोगों का मत जिस पार्टी के पक्ष में होगा वो पार्टी विजेता हो सकती है, और अगर इनका मत बिखर गया तो हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ सकता है
कि आखिर सलेमपुर का विजेता कौन हुआ। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो जो हम पिछले रिकॉर्ड को देख रहे थे उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी का रिजल्ट सलेमपुर से बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम जातीय समीकरण के आधार पर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय पार्टी से भी प्रत्याशी अच्छे वोट पाकर विजेता हो सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर लोगों ने किसे सलेमपुर के सांसद के रूप में चुना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।